हेलो। So with this lecture we'll start with geomorphology. ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहला जो पार्ट है, लुक एट द फर्स्ट लेक्चर हैंडआउट. Understand the flow. As we start with geomorphology, इसके पहले का भी एक पार्ट है which is called as astronomical geography. हाँ, क्या म्हणते हैं आर्य? हाँ, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, ये सारा जो डिस्कशन है दैट इज पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी. बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑन एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी विल बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स. तो ये मेरा फिलहाल मेंस के लिए कंसर्न नहीं है, ठीक है. देन nobody is going to ask you question on कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ. क्लियर? इसी पर्टिकुलर पार्ट में you will find there is something called as geological time scale. पहले ही पेज पे nobody is going to ask you question on this also. ठीक है. फिर आगे है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अगला पेज देखो, इस पे भी कोई सवाल नहीं पूछेगा. ठीक है. मेजरली जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे मेंस में, दे विल स्टार्ट फ्रॉम मैग्नेटिज्म वाला पॉइंट. क्लियर? पेज नंबर 3 से, या सॉरी पेज नंबर 5 से आपके क्वेश्चन है. गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, लेकिन पेज नंबर 5 से आगे पूरा जियोमॉर्फोलॉजी समझने के लिए पहले 4 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. गॉट द पॉइंट? देयर इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी नो क्वेश्चन. बट अगर मैं आगे ये डिस्कशन लेके जाऊं, डायरेक्टली 5 नंबर पेज से शुरू करूं, तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा. तो इसीलिए ये बेसिक डिस्कशंस करना बहुत जरूरी है. सो नाउ वी स्टार्ट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहले तो बेसिक रिकॉल करा देता हूं कि क्या क्या आपने आज तक पढ़ा है. तो जब भी हम अर्थ के ओरिजिन की बात करते हैं, तो आई गो बैक इन टाइम वंस अगेन. यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ? अब तो वो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी. अच्छा, पहले 2 चैप्टर तो मैंने पढ़ने ही नहीं बोले. हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं. 3 से पढ़ रहे हो ना? चैप्टर नंबर 3 यहीं से शुरू होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से. ठीक है. सेकंड पढ़ लिया क्या? हाँ, पहला और दूसरा नहीं पढ़ना था.
ठीक है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, लार्जर यूटिलिटी नहीं है, उसके बेसिक्स जो है वैसे भी क्लास में कवर हो जाएंगे। मेजरली आपका 3rd चैप्टर से आगे आप पढ़ो, ठीक है, जितना मैंने फ्लो बताया वो भी वैसे ही पढ़ना है। मैंने क्या बताया था, पहले क्लाइमेटोलॉजी और अगला पार्ट पढ़ो और फिर जियोमॉर्फोलॉजी पे, ठीक है, दैट वे यू सेव टाइम। कमिंग बैक हियर, यूनिवर्स का ओरिजिन होता है अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, और इस ओरिजिन के लिए एक इवेंट का रेफरेंस दिया जाता है, दिस इवेंट इज गोइंग टू बी बिग बैंग, ठीक है। नाउ once I have universe into existence, thus comes the sun into existence around 5 billion years ago, और इसके बाद around 4.5 billion years ago earth comes into existence. There can be disagreements कि somewhere there will be 4.6 billion year, somewhere there will be 4.4 billion year, मैंने एवरेज निकाला, so I am giving you number 4.5 billion years। कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ ईयर्स। अब उसमें 0.1 का एरर एक्सेप्टेबल है, हमें भी नहीं पता प्रिसाइजली कि ये यही नंबर है या नहीं है, ठीक है, सो दैट विल ऑलवेज बी एक्सेप्टेबल। सो वंस आई हैव ओरिजिन ऑफ अर्थ, यहां पर एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो अर्थ का ओरिजिन होता है, इट इज आउट ऑफ सम मैटर जो कि आपके सन के अराउंड घूम रहा था। इसको लेके ढेर सारी थियरीज है। एक्चुअली मैंने आपको दूसरा चैप्टर पढ़ने जो नहीं बोला, उसमें यही सारी थियरीज दी हुई है, नेबुलर हाइपोथेसिस, गैसियस हाइपोथेसिस, ऑटो वॉन श्मिडिट का इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, बट वो निहायत ही बोरिंग है, सबसे पहली बात समझ में नहीं आता, सही है, बिल्कुल भी सर, हाँ, और उसकी जरूरत भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज व्हेन वी ट्रेस बैक ऑल दिस थियरीज, ऑल आर इक्वली मीनिंगलेस, किसी में कोई भी मीनिंग आपको प्राप्त नहीं होगा। तो एट दिस मोमेंट जितने भी डिस्कशंस है अर्थ के ओरिजिन को लेके, दे आर ऑल मोर हाइपोथेटिकल, इट्स अ हाइपोथेसिस कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। मतलब आप और थोड़े से होशियार बन जाए, पीएचडी ले लो जियोग्राफी या जियोलॉजी में, राइट समथिंग, मनगढ़ंत कहानी लिखो, दैट विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल। अगर आप थ्योरीज पढ़ते हो वो वैसी ही है कि किसी के मन में कुछ तो भी आया और उसने लिख दिया, ठीक है, तो उसका कोई मीनिंगफुल आउटकम नहीं है, तो उसको पढ़ने का भी मतलब नहीं है, राइट। अब वो एनसीईआरटी ने क्यों दिया, आई रियली डू नॉट नो, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चंस को ट्रेस करूं, पीवाईक्यूज देखूं, सो आई एब्सोल्युटली डू नॉट फाइंड दीज क्वेश्चंस नीदर इन जीएस नॉर इन ऑप्शनल। और 20 साल की बात कर रहा हूं, 20 या 25 साल की बात कर रहा हूं, अभी तक उस पर्टिकुलर पार्ट पे क्वेश्चन नहीं बना, क्योंकि क्वेश्चन अगर एक बहुत एजुकेटेड प्रोफेसर, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला प्रोफेसर अगर क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, तो उसको तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका एक सही जवाब है या नहीं, या मीनिंगफुल जवाब है या नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस पार्ट पे, मेंस पे, प्रीलिम्स पे यूपीएससी, जीएस हो या ऑप्शनल हो, कभी भी सवाल नहीं पूछेगी, लेकिन रिस्पेक्ट लागू होती नहीं है एमपीएससी के लिए। तो एमपीएससी में एवरी ऑल्टरनेट ईयर यू विल फाइंड क्वेश्चन ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। तो एमपीएससी के लिए जाओगे तो आई विल गिव यू जस्ट अ टेबल, ठीक है, वो टेबल पढ़ लेना, समझ में आएगा नहीं तो रट लेना और चले जाना, एक क्वेश्चन आता है वो सही हो जाएगा, बस उसी लिए। बाकी यूपीएससी के पेपर में उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो मैं भी यहां पर बहुत टाइम नहीं वेस्ट करूंगा टू टेल यू कि ये अर्थ, सोलर सिस्टम कैसे बने, कौन कौन सी थियरीज है। आई विल डायरेक्टली कम टू अ पॉइंट कि देखो, सन के सराउंडिंग में देयर वाज सम मैटर एंड फॉर सम रीजन दिस मैटर गेट्स एक्सप्लोडेड, इट गेट्स थ्रोन एवरीवेयर, ठीक है। और आपका सारा ही सोलर सिस्टम जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम मर्क्यूरी टू दैट ऑफ नेपच्यून एंड बियॉन्ड, इसकी सारी फॉर्मेशन एक ही फिनोमिना से होती है, एक ही टाइम पर होती है, एक ही मटेरियल से होती है। आई विल रिपीट, आपका सारा सोलर सिस्टम
सेम फिनोमिना में से प्रोड्यूस हुआ, सेम टाइम पर एग्जिस्टेंस में आया और सेम मटेरियल से बनता है। क्लियर? अब ये मैं क्यों बता रहा हूं। टाइम एंड अगेन वी गो टू आउटर स्पेस और वहां जाकर अलग अलग प्लैनेट्स, सैटेलाइट या एस्टेरॉइड को हम स्टडी कर रहे हैं और वहां पर हमारी अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल यही है कि जो भी मटेरियल अर्थ की फॉर्मेशन में है मोर और लेस वही मटेरियल्स आपको वहां पर भी मिलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकती है सिर्फ। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? सो दैट इज हाउ वी हैव टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग कि सन के सराउंडिंग में कुछ एक मटेरियल है, फॉर सम रीजन इट गेट्स एक्सप्लोडेड एंड इट गेट्स थ्रोन इनटू द स्पेस। अब जैसे ही ये मटेरियल पूरा आगे फेंक दिया जाएगा, देयर इज वेरी मेथोडिकल सेग्रीगेशन ऑफ मटेरियल, very logical segregation of material. Let's talk about planets. तो I have sun here. This is sun. सबसे पहले कौन है? Mercury, then Venus, Earth, Mars. Then I have Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Then I have वन मोर बेल्ट। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं दीज आर इनर प्लैनेट्स। इनको हम कहेंगे आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स को एक और टर्म दी जाती है, दीज आर टेरेस्ट्रियल्स। दीज आर आइदर जोवियन कहा जाएगा या यहां पर आप टर्म यूज करोगे कि these are gas giants. This is called as asteroid belt and this is called as anybody? Trans-Neptunian object, TNO करके टर्म यूज करी जाती है नेपच्यून के। ट्रांस नेपच्यून अगर मैंने वर्ड यूज किया तो आई एम गोइंग बियॉन्ड नेपच्यून, नेपच्यून के आगे जा रहा हूं। तो जैसे ही मैं नेपच्यून के आगे जाऊंगा, यहां पर एस्टेरॉइड समझ में आता है? एवरीवन अंडरस्टैंड एस्टेरॉइड? रॉक्स होते हैं, ठीक है, छोटे बड़े कितने भी साइज के हो सकते हैं, टू द ट्यून आपके मून के साइज का भी रॉक हो सकता है। फाइन, एक छोटा सा रॉक भी हो सकता है, मून के साइज का भी हो सकता है। तो यहां पर एस्टेरॉइड बेल्ट में आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन होते हुए दिखाई देगा। एट द सेम टाइम अगर आप इधर जाएंगे नेपच्यून के बियॉन्ड, जिसको हम लोग ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट कहेंगे, ऑल्टरनेटली इसके लिए एक और टर्म यूज करी जाएगी कि दिस इज व्हाट, कीपर बेल्ट। यहां पर भी आपको ढेर सारे एस्टेरॉइड्स दिखाई देंगे। अब ये सारे सब्सटेंसेस एक साथ बने, एक ही प्रोसेस से बने। जब ये पूरा मटेरियल यहां पर स्प्रेड होता है, एक फोर्स से फेंका जाएगा, व्हाई यू फाइंड गैस जायंट्स हियर एंड नॉट हियर? अगर मैं सॉलिड और गैस दोनों को फेंकूं, गैस विल गो टू अ ग्रेट डिस्टेंस। तो आपके जितने भी गैसियस मटेरियल थे, दे वर थ्रोन टू अ आउटर स्पेस। तो इसीलिए यहां पर आपको लाइटर प्लैनेट्स दिखाई देंगे। हियर आई हैव टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ऑल हैव सरफेस, ऑल आर सॉलिड। गेटिंग द लॉजिक प्रोसेस का? ठीक है, अब यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको प्लैनेट क्या होते हैं वो पता है, सैटेलाइट क्या होते हैं वो पता है, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं वो पता है, मेटियर्स क्या होते हैं वो पता है। प्लैनेट्स, कैन एनीबडी टेल मी हाउ डू वी डिफाइन प्लैनेट? गलती से दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, बताओ। तुमने भी पढ़ा? गलती नहीं करी, पढ़ा ही नहीं। हाँ, सो एक टर्म समझ लो सबसे पहले प्लैनेट को समझने के। सेलेस्टियल बॉडी या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ये आपकी स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट है, छोटे से लेके बड़े तक ऑब्जेक्ट, इन सभी को हम एक सिंगल टर्म से एक रेफरेंस देते हैं, दैट इज दे आर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या सेलेस्टियल बॉडी।
Your planet is a celestial body, asteroid is a celestial body, satellite is a celestial body. Clear? अब किसी भी celestial body को अगर मुझे planet के नाम से कुछ बोलना है कि भाई तू planet है, जो मैं प्लूटो को नहीं बोल सकता, हाँ, तो उसकी है 3 कंडीशंस. एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU करके ऑर्गेनाइजेशन है. इसका काम है थ्रू आउट द यूनिवर्स कहां कहां पर कौन कौन से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किस कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या वो सैटेलाइट है, क्या वो प्लैनेट्स है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनका नाम क्या रखा जाए. ठीक है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन comes up with a definition of planet. So what is the first point? Any celestial body will be called a planet only if it orbits around a sun. Look at my definition. I am saying it should be orbiting around a sun, नॉट दी सन. ठीक है, ग्रामर का यहां पर भरपूर उपयोग हो रहा है. अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी सोलर सिस्टम्स. सभी सोलर सिस्टम्स में ऐसी सारी सेलेस्टियल बॉडीज जो उनके सन को ऑर्बिट कर रही है. गॉट माई पॉइंट? ठीक है, सो इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट which is orbiting around the sun, I have to have a celestial body to orbit around the sun. तभी मैं उसको कंसिडरेशन में लूंगा कि वो प्लैनेट है कि नहीं है. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट मून. इज मून ऑर्बिटिंग अराउंड द सन? नो, मून इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ. तो वो तो मेरी लिस्ट से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गए. क्लियर? देन ये जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होगा इसका मास इतना होना चाहिए कि इट शुड बी ए स्फेरिकल बॉडी और ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट. वेयर डज ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स यू? अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे कहां खींच रहा है, किस डायरेक्शन में खींच रहा है? यहां पे खड़ा हूं. गेटिंग द पॉइंट? सो वेयर आई एम बीइंग पुल्ड? आई एम बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर. हर एक ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. ठीक है, इस पेन में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से आता है? व्हाट इज द सोर्स? मास. सब्सटेंस को अगर मास है, इट विल हैव सम और द अदर ग्रेविटेशनल फोर्स. इट विल गेट अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. गेटिंग माय पॉइंट? लुक एट द लाइट. क्या समझे? लुक एट दिस लाइट. ऐसे ऊपर जाके नीचे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना. अगर यही कुछ लिक्विड होता, अगर मैं पाइप ऐसे ऊपर पकड़ता, क्या होता? ऊपर जाता, ग्रेविटी उसको नीचे लेकर आती. सो व्हेन आई टॉक अबाउट लाइट, लाइट में है क्या? फोटोन. सबको समझते हैं फोटोन? ठीक है, और फोटोन का कोई मास नहीं होता. ठीक है, अब यहां से आगे फिर वो फिजिक्स है, उसमें हमें जाना नहीं है. तो मेरा पॉइंट यही इस्टेब्लिश कर रहा था कि अगर मेरे पास सफिशिएंटली लार्ज ऑब्जेक्ट है तो इट विल नेसेसरीली गेट अफेक्टेड बाय और एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स.
अब जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स सब्सटेंस को किस डायरेक्शन में खींचेगा? टुवर्ड्स दी सेंटर। कि अगर इस पेन का भी मास मैं बहुत बड़ा कर दूं तो ये भी उसके सेंटर में कोलैप्स होने लगेगा। ठीक है, और अल्टीमेटली उसका जो शेप है, अगर सारी इफ यू पुल एवरीथिंग फ्रॉम टुवर्ड्स द सेंटर, शेप क्या बनेगा? आप सेंटर में ही खींच रहे हो ना सबको, करके तो ये स्फेरिकल है। ठीक है, तो इसका मास इतना ज्यादा है कि उस कारण से ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो कि सेंटर की तरफ सारे मास को खींच रहा है, तो उसका शेप कैसा है? स्फेरिकल है। गॉट इट? सेकेंड कंडीशन। ठीक है, देन देयर इज थर्ड कंडीशन, दिस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट शुड हैव क्लियर्ड इट्स सराउंडिंग। celestial object should have cleared its surrounding. I will help you clear that. Don't worry. Clear है? अब ये cleared its surrounding का आपने एग्जाम्पल देखा कि देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सबको आपने वहां से हटा दिया, तो कोई भी सिलेस्टियल बॉडी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है कि उसके सराउंडिंग में छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो क्या होगा? जितने भी छोटे बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे इस पे कोलैप्स कर जाएंगे। क्लियर? उसी प्रकार से आप कहेंगे कि उसने उसकी सराउंडिंग क्या करी? क्लियर कर दी। इसका एक और एस्पेक्ट है कि कोई भी सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट किसी और सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट की ऑर्बिट को क्रॉस ना करे। ठीक है, समझ रहे हो कि मेरे पास 8 प्लैनेट है, 8 प्लैनेट की अपनी अपनी ऑर्बिट है, अलग अलग ऑर्बिट है, और दोनों या कोई भी ऑर्बिट एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं करती। क्लियर? तो ये भी मतलब यहां पर इंडिकेटेड है क्लियर्ड इट्स सराउंडिंग, कि वो उसकी अपनी डिस्टिंक्ट ऑर्बिट में ऑर्बिट करे सन को, रिवॉल्यूशन हो उसका सन। क्लियर? 3 कंडीशन। अगर ये 3 कंडीशन कोई सिलेस्टियल बॉडी फुलफिल करे तो मैं कहूंगा कि वो जो सिलेस्टियल बॉडी है वो क्या है? वो है प्लैनेट। एवरीवन गॉट द डेफिनेशन? ठीक है, तो मुझे बचपन से पढ़ाया गया कि देयर आर हाउ मेनी प्लैनेट्स? 9 प्लैनेट्स। ठीक है, फिर मैं एक दिन सुबह उठा, 2006 की बात है, न्यूज़पेपर पढ़ा सुबह सुबह 8 बजे, और मैं पढ़ रहा हूँ कि प्लूटो आज से प्लैनेट नहीं है। तो मैं बता ये भी रहा हूँ कि मैं बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। गेटिंग द पॉइंट? सो व्हाट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिड, इट वेरीफाइड दिस 3 कंडीशंस विद दैट ऑफ प्लूटो। और फिर IAU को पता चलता है कि ठीक है, इट इज ऑर्बिटिंग सन, नो वरीज, ये भी ठीक है कि इट इज स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, बट IAU फाइंड्स कि उसने अपनी सराउंडिंग जो है उसको क्लियर नहीं करा। एक तो वो कीपर बेल्ट के आसपास आपको दिखाई देगा, उसमें ढेर सारे और बाकी ऑब्जेक्ट है। एट द सेम टाइम जो प्लूटो है, प्लूटो एट सम पॉइंट क्रॉसेस नेपच्यून का ऑर्बिट। ठीक है, और उस कारण से यू विल नॉट हैव प्लूटो एज व्हाट? अ प्लैनेट। तो फिर ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर मोर सिमिलर टू प्लैनेट्स बट दे आर नॉट प्लैनेट्स। उनके लिए हमारे पास एक कैटेगरी है विच इज कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट्स। ठीक है, गॉट द पॉइंट? किसको प्लैनेट कहेंगे? सैटेलाइट पता है, सैटेलाइट किसको कहेंगे? जो प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट करने वाली सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे ये सैटेलाइट है। इंटरेस्टिंगली
Satellite can be anything. It can be natural, it can be artificial, it can be a very large object, it can also be a very tiny little object. एक इंटरेस्टिंग न्यूज आर्टिकल आया था 6-8 महीने पहले, उसमें यह कहा गया था कि हो सकता है कि अर्थ के 2 सैटेलाइट हैं, हो सकता है. तो वी आर ऑब्जर्विंग वन टाइनी लिटिल ऑब्जेक्ट जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करे. इट्स नॉट सफिशिएंटली लार्ज, बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट है, बट क्योंकि वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, स्टिल इट विल क्वालिफाई टू बी कॉल्ड अ सैटेलाइट. क्लियर? तो ये रहे सैटेलाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपके प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट करेंगे. तो हियर वी इस्टेब्लिश व्हाट अ प्लैनेट इज, व्हाट अ ड्वार्फ प्लैनेट इज, आपका सोलर सिस्टम कैसा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर बात आती है अगले मुद्दे की कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ. ऑलरेडी हम लोग कई सारे डिस्कशन कर चुके हैं कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ये अर्थ एग्जिस्टेंस में वगैरह आती है. एंड व्हेन अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस, अर्थ वाज अ हॉट गैसियस बॉल. ठीक है, आउटर सरफेस है क्या अर्थ के पास? नहीं है, अर्थ के पास कोई भी आउटर सरफेस नहीं है. धीरे धीरे अर्थ कूल होने लगेगी, इट्स टेम्परेचर विल गो ऑन डिक्रीजिंग, एंड एट अराउंड 4.2 बिलियन ईयर्स अगो, ये पिछले महीने की अपडेट है. ठीक है, इसके पहले अगर मैं पिछले साल पढ़ा था, किसी ने पिछले साल मुझसे पढ़ा होगा तो बोलेगा कि यार लास्ट ईयर ये आदमी ने कुछ एक नंबर बताया था, आज कुछ और नंबर बता रहा है. बट द नंबर्स हैव बीन अपडेटेड, लेटेस्ट डेटा आया. आई विल टेल यू द स्टोरी ऑल्सो. ठीक है, नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है. सो आई हैव अर्थ का आउटर लेयर, क्योंकि ये ठंडा होने लगा तो अर्थ की एक आउटर लेयर फॉर्म होती है, आउटर क्रस्ट है, वो एग्जिस्टेंस में आता है. ठीक है, और ये जो आउटर क्रस्ट है, दिस आउटर क्रस्ट इज कॉल्ड एज प्राइमोर्डियल क्रस्ट ऑफ अर्थ. अर्थ का सबसे पहला क्रस्ट. ठीक है, समझ में आ गया? अर्थ के पास अब आ गया है क्रस्ट. एंड नाउ स्टार्ट्स अगली स्टोरी जो आएगी पेज नंबर 1 पे. ठीक है, अगर यहां तक कोई डाउट होगा या कोई सोलर सिस्टम को लेके डाउट होगा, सवाल होगा, कि क्यूरियोसिटी होगी, वो पूछ लो. ठीक है, अदरवाइज विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द पार्ट. थिंक ओवर इट. सोचो, 2 मिनट सोचो, पूछो, एंड विल मूव फॉरवर्ड. हाँ, यस, ये क्रस्ट का फॉर्मेशन जैसे ही हुआ तभी आपका एटमॉस्फेयर विल टेक अ मीनिंग ना, राइट? तो यहां पर तो अनस्टेबल कंडीशन आई विल एक्सप्लेन कि मेरे पास यहां बताने के लिए कुछ भी नहीं है, राइट? अजम्पशंस है मेरे पास कुछ है, वो अजम्पशन के हिसाब से हम लोग एक टर्म भी यूज करते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए. जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के पहले टाइम की बात करेंगे, आई हैव वन इंटरेस्टिंग वर्ड देयर. क्लियर? तो मेरे पास अब है प्राइमोर्डियल क्रस्ट, अर्थ का सबसे पहला आउटर लेयर. ठीक है, नाउ मार्क माय वर्ड्स, आई सेड प्राइमोर्डियल, पहला. इसका मतलब ये भी है कि आज जो आप क्रस्ट देख रहे हो ये इस समय पे नहीं था. मतलब यहां का क्रस्ट और आज का क्रस्ट, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. तो इससे एक और चीज इस्टेब्लिश होती है कि ये जो क्रस्ट है ये क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय भी होगा और नया बनेगा भी. गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? कि थ्रू आउट जियोलॉजिकल हिस्ट्री आपके क्रस्ट में होगी मूवमेंट्स, क्रस्ट में होंगे चेंजेस, तो क्रस्ट डिस्ट्रॉय होगा और नया क्रस्ट बनेगा. क्लियर? और यही होगा आपका चैप्टर प्लेट टेक्टोनिक्स का. क्लियर? तो वहां पे फिर यहीं से शुरुआत भी करेंगे. अगर यहां तक क्लियर है, प्राइमोर्डियल क्रस्ट तक की आइडिया क्लियर है, नाउ आई विल कम टू द पॉइंट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल.
So when we talk about geological time scale, here I am representing 4.5 billion years history of the earth in terms of a timeline. मैं क्या कर रहा हूं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में? मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये जो पूरी 4.5 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री है उसको एक टाइमलाइन में पुट करूंगा. जैसे हम हमारी पूरी लाइफ की जर्नी को टाइमलाइन में पुट कर सकते हैं. ठीक है कि एट दिस डे आई वॉज बॉर्न, फाइन, देन आई क्लियर्ड माई 5th स्टैंडर्ड, सम मेरी अचीवमेंट थी. ठीक है, जो भी अचीवमेंट्स है, आई ग्रेजुएटेड. ठीक है, फिर मैंने गलती करी. Then I started preparing for UPSC and I am here. This is timeline. My point here is, as I am telling you this timeline, did I create equal intervals? Did I create equal intervals? मैंने कहा कि नहीं, हर 5 साल में मेरे लाइफ में चेंज आया? नहीं आया. ठीक है, पिछले 15 साल में तो कुछ भी चेंज नहीं आया. So point here is कि when I construct whole of this timeline, I trace कि अर्थ के ऊपर क्या चेंजेस आए. ठीक है, क्योंकि मैं एक साथ 4.5 बिलियन ईयर तो नहीं बताऊंगा ना, तो I will cut it down in different सेगमेंट्स. तो मैं ये सेगमेंट जो बनाऊंगा, ये जो टाइमलाइन पूरी कंस्ट्रक्ट करूंगा, दिस टाइमलाइन विल बी बेस्ड ऑन व्हाट? विल बी बेस्ड ऑन द चेंजेस which are occurring on the surface of the earth. And when I talk about these changes, I am more concerned about 2 type of changes. One is physical changes on the surface of the earth and second is environmental changes on the surface of the earth. What do I mean when I say physical changes? earth का जो landform है, landscape है, this changes. कि अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जाइए, डू यू हैव हिमालयाज? नो. डू यू इवन हैव एनी माउंटेन? प्रोबेबली नो. ठीक है, सो आपके सरफेस के ऊपर कुछ मूवमेंट्स होगी, चेंजेस होंगे, और ये पूरा जो फिजिकल पार्ट है, दिस फिजिकल पार्ट विल चेंज. ऑल्सो एज द क्रस्ट चेंजेस, ऊपर का सरफेस जैसे जैसे चेंज होगा उसी हिसाब से एटमॉस्फेयर में चेंजेस आएंगे. एटमॉस्फेयर की इवोल्यूशन की हमने बात करी थी. एक मेन ट्रिगर जो है एटमॉस्फेयर की इवोल्यूशन में, वो कहां से आया? क्रस्ट से ही तो आया. क्लियर? एंड एज आई हैव दीज एनवायरमेंटल चेंजेस टेकिंग प्लेस, इट विल ऑल्सो रिजल्ट इनटू चेंजेस इन टर्म्स ऑफ लाइफ. तो लाइफ भी इवॉल्व हो रही है, राइट? एंड व्हेन आई ट्रेस बैक दीज चेंजेस, आई एम एबल टू कंस्ट्रक्ट 4.5 बिलियन हिस्ट्री ऑफ अर्थ. वो चेंजेस के हिसाब से मैं पूरी हिस्ट्री यहां पर ट्रैक करूंगा. क्लियर एवरीवन? कि मैंने आपका एक साल होता है ना, तो साल को मैंने डिवाइड किया महीनों में. महीने कितने किए? 12. हर एक महीना कितने दिन का होता है? 30. ऑन एन एवरेज 30 डेज. तो मेरे कैसे डिविजन है पूरे साल के? इक्वल डिविजन है, राइट? तो यहां पर इक्वल डिविजन है क्या? नहीं, यहां पर डिविजन अनइक्वल होंगे बेस्ड ऑन चेंजेस. क्लियर? ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं उसकी बात करूंगा. तो आई कैन हैव 5 डिविजन्स. जैसे पूरे साल का महीना होता है, महीने को हम डिवाइड करेंगे दिन में, दिन को डिवाइड करेंगे घंटों में, घंटों को मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड में. सिमिलरली मैं पूरे 4.5 बिलियन ईयर्स को सबसे पहले डिवाइड करूंगा इयॉन्स में. इयॉन विल बी दी लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल. गेटिंग माई पॉइंट? इयॉन इज गोइंग टू बी लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल. अब इयॉन को मैं फर्दर डिवाइड करूंगा इन एरा.
अच्छे से पढ़ा सेकेंड चैप्टर. Further, I will divide era into periods. Next, I will divide it as epoch, and lastly, I will divide epoch into an age. ठीक है? So this is how I will divide whole of the 4.5 billion years. तो सबसे पहले मान लो कि 4.5 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री थी, उसको मैंने डिवाइड किस में किया? इयॉन्स में. ये एक इयॉन है, ये एक इयॉन है, दिस इज वन. ठीक है. फिर इयॉन ले लिया, इयॉन को मैंने कैसे डिवाइड किया? इयॉन को मैंने फर्दर डिवाइड किया एरा में. फिर मैंने इरा लिया, इरा को मैंने कैसे डिवाइड किया? पीरियड. फिर पीरियड को लिया, पीरियड को फर्दर इपोक में डिवाइड किया, इपोक को फर्दर एज में डिवाइड किया. सो दिस इज हाउ आई एम अटेनिंग दीज डिविजन्स. क्लियर कि ये डिविजन्स कैसे होंगे? ठीक है. सो वंस आई एम क्लियर विद दीज डिविजन्स, आई विल जंप ऑन टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल. अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये एक कैलेंडर देखो. Is this calendar readable? What this calendar is telling you? अगर मैं 4.5 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री को एक साल के रूप में रिप्रेजेंट करूं, इन द फॉर्म ऑफ सारा सब कुछ कंप्रेस कर दिया, एक साल में मैं उसको बता रहा हूं. तो जनवरी के महीने में अर्थ एग्जिस्टेंस में आई 1 जनवरी को. जनवरी में कुछ नहीं है, फरवरी में भी कुछ नहीं है, मार्च में भी कुछ नहीं. ठीक है. बट जैसे आप मार्च के एंड में पहुंचेंगे तो सबसे पहले बैक्टीरिया आपको यहां पर दिखाई देंगे, फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ. बट अगेन बहुत कुछ होता नहीं है. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक यू विल नॉट हैव मच ऑफ हैपनिंग. बैक्टीरिया ही है अक्टूबर तक. ठीक. बैक्टीरिया के बाद इवोल्यूशन होगा, कुछ एक विजिबल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्टेंस में आएंगे. वो भी कब? इन द मंथ ऑफ नवंबर, मिड नवंबर. और वी ह्यूमन बींग्स समझ लो, वी केम इनटू एग्जिस्टेंस समवेयर इनटू दी ऑन दी मे बी लास्ट डे ऑफ डिसम्बर और सो. तो वी आर दैट अर्ली ऑफ दैट nascent phenomenon I will say. तो हमारा एग्जिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा है नहीं. ठीक है. 4.5 बिलियन की हिस्ट्री में हमारा एग्जिस्टेंस ढंग से है सिर्फ 2 लाख साल का. भले उस 2 लाख साल में हमने बहुत कुछ कर लिया, वो अलग बात है. बट इफ यू लुक एट दी एग्जिस्टेंस हैपनिंग्स, so if you look at this existence of life, the existence of life on the surface of the earth is very new. तो एक बहुत बड़ा पीरियड है अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री का, वेयर यू एब्सोल्युटली सी नथिंग. कुछ भी नहीं है, सिर्फ पत्थर है, या हो सकता है कि पानी है. राइट. सो दिस इज द पर्सपेक्टिव यू नीड टू अंडरस्टैंड. व्हाई दिस इज द पर्सपेक्टिव यू नीड टू अंडरस्टैंड? कहीं ना कहीं ये आप ऐसे में लिख सकते हो. ठीक है. जब भी मैं बात करूंगा कि हाउ ह्यूमंस हैव ब्रॉट इन चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो मेरा तो आर्ग्यूमेंट क्लियरली ये होना चाहिए कि हमारा एग्जिस्टेंस भी नहीं है ना. एक दिन का भी एग्जिस्टेंस नहीं है एक साल में. डिस्पाइट दैट वी हैव ब्रॉट इन सो मेनी चेंजेस. सो दैट विल गिव योर एसे एन एज. तो अगर ये समझ गए तो अगली बात करते हैं. ये तो मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल का डिवीजन बता दिया. आई हैव दिस एज जियोलॉजिकल टाइम स्केल. ठीक है. खुद से पढ़ने की कोशिश मत करो, नहीं समझेगा. फाइन. मैं बताऊंगा वैसे वैसे पढ़ो. सबसे पहले ये ऊपर जो दिया है, लुक एट दिस. ठीक है. सो आई हैव होल ऑफ दिस टाइमलाइन एज 4.5 बिलियन ईयर्स ऑफ अर्थ. ठीक है. और ये जो 4.5 बिलियन ईयर्स है अर्थ के, इसको मैंने डिवाइड करा किसमें? इन इयॉन्स. कितने इयॉन्स में डिवाइड करा मैंने? 4 इयॉन्स में. आई हैव दिस एज 1, 2, 3 एंड 4.
ठीक है, पहले 3 के सिर्फ नाम समझाऊंगा, उसमें बाकी कुछ हमें देखना भी नहीं है। जैसे ही मैं चौथे में आ जाऊंगा, दिस पार्ट, इसको मैं फिर इलैबोरेट करूंगा। ठीक है, तो ये इयन मैंने यहां पर ले लिया, उसको फिर मैंने डिवाइड किया एरा में। हर एक इरा के मैंने क्या किए, पीरियड्स यहां पर बताए। क्लियर? अगेन पीरियड के आगे और 2 स्टेज है, इपोक एंड एज। डिड आई डिवाइड इट फर्दर? नो। मैं लेके आया ये आखिरी का एरा, आखिरी का एरा, उसको मैंने फर्दर डिवाइड किया पीरियड्स में, और फिर लास्टली मैंने आखिरी के ही एरा को डिवाइड किया इन इपोक। ठीक है, अभी मैंने एज का डिवीजन नहीं किया। जो आखिरी का इपोक होगा, यहां पे जब आऊंगा तब बताऊंगा एज का डिवीजन। तो हमें सारे ही इयन के सारे ही इरा, इपोक, पीरियड नहीं स्टडी करने। वी विल आइडेंटिफाई ओनली सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड्स। जैसे कि यहां पर एक वर्ड लिखा है जुरासिक, नावातच है, द पीरियड व्हेन डायनासोर्स वर इन एग्जिस्टेंस। क्लियर? तो ऐसे बहुत सिलेक्टिव पीरियड्स की हमें बात करनी है, सो दैट कि आगे जब भी कभी रेफरेंस आएगा, आई विल से कि जुरासिक पीरियड में ऐसा ऐसा हुआ, तो यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि हम किस टाइम में जा रहे हैं। क्लियर? यही पर्पस है, पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल का पर्पस यही है कि मैं कहूंगा कि हिमालय की जो फॉर्मेशन है वो टर्शरी पीरियड की है। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल ही नहीं पता तो ये स्टेटमेंट सेंस क्रिएट करेगा क्या? नहीं करेगा। मैं कहूंगा कि इंडिया का जो कोल का फॉर्मेशन हुआ वो कार्बोनिफेरस पीरियड में नहीं हुआ, पर्मियन पीरियड में हुआ। अगेन, अगर मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल नहीं समझाऊं तो आपको वो पॉइंट नहीं समझेगा। आपके आंसर में ये वर्ड्स आने भी चाहिए। दैट इज व्हाई वी हैव टू लर्न दिस। ठीक है, बहुत हेवी नहीं है, मैं खुद का दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ एक ही चीज करो, डू नॉट ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, यू विल नेवर बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन। मुझे 2 दिन लगे थे। क्लियर? क्योंकि लाइक सो मेनी डिटेल्स, और किसी ने बताया भी नहीं ना कि ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है, इसीलिए 2 दिन लगे। मैं बताऊंगा कि कितना पढ़ना है, बस उतना ही ध्यान में रखना प्लीज। क्लियर? सो आई हैव दिस जियोलॉजिकल टाइम स्केल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिवाइडेड इनटू इयन्स। कितने इयन करे मैंने? 4.5 बिलियन ईयर्स के 4 इयन। अब इस 4 इयन में सबसे पहला जो इयन है उसको हम टर्म यूज करते हैं हेडियन इयन। अगर आप टाइमलाइन को देखो, 4.5 बिलियन ईयर्स से लेके 3.8 बिलियन ईयर्स तक का टाइम है। क्लियर? 4.5 बिलियन ईयर्स टू 3.8 बिलियन ईयर्स का टाइम। वर्ड मैंने यूज किया हेडियन, एक ग्रीक गॉड है, गोज बाय द नेम ऑफ हीडियस। बता दो। हाँ। पाताल का देवता। ठीक है, पाताल का देवता बोला जाता है उसको, और थोड़ा रिफाइन करूं, ग्रीक माइथोलॉजी में उसको कहा जाता है नरक का देवता, गॉड ऑफ हेल। फाइन, हु इज हीडियस? हीडियस इज गॉड ऑफ हेल। नाउ व्हाई आई एम गोइंग टू हेल? ऑलरेडी आई एम इन। सो व्हेन आई टॉक अबाउट हेल, I am referring to the conditions of hell. Don't imagine. ठीक है, बहुत बुरी होती है। What we are suggesting कि अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से हेल की कंडीशन को डिफाइन करो, नॉट इंडियन माइथोलॉजी। इंडियन माइथोलॉजी की हेल की कंडीशन बहुत इवॉल्व है। ठीक है, वो एक मूवी थी, कौन सी मूवी थी? अपरिचित। अच्छा, तुमने लगान नहीं देखी और अपरिचित देखी। ठीक है, सो व्हेन आई लुक एट दिस ग्रीक माइथोलॉजी सेज कि हेल की कंडीशन इज लाइक कि यू हैव अ वेरी अनस्ट्रक्चर्ड सरफेस, जगह जगह पे देयर आर वोल्केनिक इरप्शंस, देयर इज वेरी हॉट एंड एक्सट्रीम कंडीशन, और उसमें आपको सर्वाइव करना है। दैट इज हेल। सो व्हेन आई टॉक अबाउट हेडियन इयन,
the earliest time period in the history of the earth, it is like that of a hell. क्योंकि हमने कहा कि पहले सरफेस है क्या? नहीं है. अब सरफेस बनना भी जब शुरू होगा तो एक साथ तो सारा सरफेस नहीं बनेगा. सरफेस बनेगा पैचेस में. कहीं वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, कहीं पर सरफेस है. बहुत ज्यादा हॉट और एक्सट्रीम कंडीशंस है. सो इसी प्रकार की कंडीशंस यहां पर एग्जिस्ट करती है ऐसा हमें लगता है, हमें पता कुछ नहीं है. आई विल टेल यू कि व्हाई वी डू नॉट नो. कि अगर मुझे जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में कुछ एक जानकारी चाहिए, द बेस्ट सोर्स फॉर जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज गोइंग टू बी अ रॉक. पत्थर से ही तो पता चलेगा, बाकी मेरे पास सोर्स क्या है. जब मैं इन रॉक्स को ट्रेस बैक करता हूं तो डू आई हैव अ रॉक फ्रॉम हियर? नहीं ना, क्रस्ट ही तो नहीं बना. अगर क्रस्ट ही नहीं बना तो मेरे पास रॉक नहीं है. और अगर रॉक नहीं है तो मुझे कंक्रीट आइडिया इसके बारे में कुछ भी नहीं है. तो आई एम अज्यूमिंग इवोल्यूशन के बेसिस पे कि अर्थ ऐसे ऐसे बनी, कूल डाउन हुई, और कूल डाउन होते होते कुछ एक पैची सरफेस बना, वोल्केनिक इरप्शंस है, हॉट एंड एक्सट्रीम कंडीशंस है. सो दिस इज माय हेडियन इयॉन. गॉट द पॉइंट कि हेडियन इयॉन क्या है? दिस इज द फर्स्ट इयॉन इन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ. राइट? नाउ वंस वी हैव हेडियन इयॉन पास्ट, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हेडियन इयॉन आपके क्रस्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी. और जैसे ही क्रस्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, आई हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, एंड देन यहां पर चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ क्या अर्थ की कंडीशन में. हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल का बेसिस क्या बताया कि मैं कैसे टाइमलाइन डिवाइड करूंगा एज पर चेंजेस. तो चेंज आया तो टाइमलाइन चेंज होगी. तो हेडियन में एंड में जैसे ही क्रिस्टल सरफेस बना, I come into the next eon that is called as Archean eon. Archean का मतलब होता है ancient, very very old. Archeos का एक टर्म यूज की जाती है, वहां से वो ancient वर्ड आता है. फाइन. सो मेरे पास पिछले के पिछले महीने तक जो ओल्डेस्ट रॉक हुआ करते थे, they used to date back to Archean eon. 2 या 4 महीने पहले मेरे पास जो ओल्डेस्ट रॉक था, it was around 3.8 billion years old. Clear? Oldest rock 3.8 billion years old. Fine. But हुआ ये कि पिछले महीने एक रिसर्च आई which has found even an older rock which dates back to 4.2 billion years, and this rock was found in Canada. ठीक है. इसके पहले का जो रॉक था, जो मैंने कहा कि इट इज फाउंड इन अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, ये आपको मिलता था इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया में एक रीजन है कॉल्ड एज जैक्सन हिल्स. तो जैक्सन हिल्स में मुझे ये ओल्डेस्ट रॉक मिलता था, 3.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड. कौन से इयॉन का रॉक होगा? आर्कियन इयॉन का. अभी भी मोस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स जो पाए जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये सारे ही डेट बैक करते हैं टू आर्कियन इयॉन. क्लियर एवरीवन? अब मेरे पास अपडेट है इसका. अब पता नहीं कि हम लोग इसको कैसे एडजस्ट करेंगे. वी विल बी अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट ये है कि क्या मैं आर्कियन इयॉन की टाइमलाइन को पीछे लेके जाऊं, या मैं ये कहूं कि मेरे पास हेडियन इयॉन का रॉक है. तो उसको लेके अभी तक अपडेट नहीं आया है. ठीक है. बट अब मेरे पास नॉलेज तो है कि 4.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड रॉक है. कहां पर पाया गया? कनाडा में पाया गया. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ओल्डर रॉक्स. कैन यू टेल मी व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ओल्डर रॉक्स? हमने स्टार्टिंग में ही एक बात कही थी
कि जो सबसे पहला क्रस्ट है वो और आज का क्रस्ट इज डिफरेंट। तो क्रस्ट जो है ये कंटिन्यूअसली टूट रहा है और बन रहा है। तो मोस्ट पार्ट्स ऑफ द ओल्डेस्ट क्रस्ट, सबसे पहले क्रस्ट के मोस्ट ऑफ द पार्ट वो तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब जहां कहीं भी पैचेस में वो बचे, कुछ एक पैचेस में बचे हैं कनाडा में, कुछ एक पैचेस में बचे हैं ऑस्ट्रेलिया में। इंटरेस्टिंगली ये आपको थोड़े बहुत पैचेस में इंडिया में भी दिखाई देते हैं। और अगर आप इंडिया की बात करें, इन इंडिया आई विल हैव दिस पर्टिकुलर रॉक्स इन सिंहभूम। वेयर इज सिंहभूम? सिंहभूम इज इन झारखंड। झारखंड इज अ स्टेट इन इंडिया। उसका एक छोटा सा इलाका है जिसको कहा जाता है सिंहभूम। ठीक है, रीजन भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ मिनरल अकरेंसेस। इंडिया के अगर रिचेस्ट मिनरल्स के डिपॉजिट्स आप देखें तो वो कहीं ना कहीं आपको सिंहभूम में मिलेंगे। क्लियर? सो आई हैव रॉक्स कमिंग फ्रॉम ऑल दिस रीजन्स। सिंहभूम का भी रॉक शायद 3.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड पाया गया है। सो पहले आर्कियन में ही रॉक थे, अब लेटेस्ट अपडेट में यू विल आल्सो हैव सम रॉक्स फ्रॉम हेडियन आल्सो। मोरओवर, अगर मैं आर्कियन इयॉन के रॉक्स को देखूं, मुझे बताओ कि क्या आपको उसमें लाइफ मिलेगी? नहीं, अभी तक लाइफ एग्जिस्टेंस में नहीं आई है। सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रॉक्स ऑफ आर्कियन इयॉन, I will use a word कि they are azoic. What do I mean? Anybody botany, zoology background, biology background? I learned you like biology. Zoic. With life contains. What is the meaning of zoic? There is life. Zoic itself means life. ठीक है, तो अगर मैं एजोइक टर्म यूज करूं, सो आर्कियन इयॉन के जितने भी रॉक हैं, हाउ आर दे? लाइफलेस। उसमें कोई भी लाइफ का ट्रेस आपको नहीं दिखाई देगा, नॉट इवन अ बैक्टीरिया। छोटा सा बैक्टीरिया भी नहीं, एक भी बैक्टीरिया नहीं। ठीक है, आप कोई से भी रॉक ले लो, किसी भी प्रकार के रॉक ले लो आर्कियन इयॉन के, देयर इज एब्सोल्युटली नो ट्रेस ऑफ लाइफ, क्योंकि अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर? तो यहां पे 3.8 के बाद यू विल हैव सम ओशंस का फॉर्मेशन टुवर्ड्स द मिड ऑफ आर्कियन इयॉन, बट बाय द एंड ऑफ आर्कियन इयॉन यहां पर कहीं हमें लाइफ एग्जिस्टेंस में आते हुए दिखाई देती है। ऑलरेडी हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। What type of life I have? Single celled life. ठीक है, या आप इसको क्या कहेंगे ऑल्टरनेटली? यूनिसेल्यूलर लाइफ। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक? प्रोकॅरियोटिक मध्ये जास्त आणि यूकॅरियोटिक मध्ये जास्त होते. म्हणजे ते पहिल्यांदा Is it about membrane or is it about nucleus? Nucleus. हां कॅरियोटिक म्हणजे न्यूक्लियस ना. बरोबर. What is? मेरे को ऐसा डाउट आया करके मैंने पूछा, आपको कोई काम नहीं है इसका। ठीक है, यूनिसेल्यूलर लाइफ। ठीक है, आर्कियन इयॉन की लाइफ जो है दैट इज यूनिसेल्यूलर। बट आर्कियन इयॉन में कब आई? स्टार्टिंग में नहीं, टुवर्ड्स द एंड। क्लियर? और जैसे ही लाइफ यहां पर टुवर्ड्स द एंड एग्जिस्टेंस में आ गई, चेंज हुआ ना। अर्थ की कंडीशन में क्या हुआ? चेंज होता है। तो आई हैव नेक्स्ट इयॉन दैट इज प्रोटेरोजोइक। दो वर्ड है, प्रोटेरा और जोइक।
ज़ोइक इज लाइफ, ये मैं बता देता हूं। प्रोटेरा तुम बता दो। ये पूरा इयन, प्रोटेरोजोइक इयन की हम लोग जो बात करें, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अर्लीएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। अर्थ का सबसे पहला जो लाइफ का फॉर्म है, आई एम रेफरिंग टू दैट पीरियड। एंड फॉर दिस लॉन्ग पीरियड जो लाइफ है, अभी भी कैसी लाइफ है, अभी भी जो लाइफ है इट इज मोर माइक्रोस्कोपिक, बहुत माइक्रोस्कोपिक आपको ये लाइफ दिखाई देगी। दिस इज प्रोटेरोजोइक, अर्लीएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। क्लियर? प्रोटेरोजोइक, एवरीवन क्लियर? प्रोटेरोजोइक, ठीक है। अब इवोल्यूशन होगा, और इवोल्यूशन होते होते जो आपकी यूनिसेल्युलर लाइफ है, विच इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ, अब ये होते जाएगी कॉम्प्लेक्स, लाइक ह्यूमन लाइफ। बचपन में बहुत सिंपल थे, अभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लिकेट होगी। आई हैव यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर लाइफ, ठीक है। एंड देन आई एम यूजिंग टर्म फेनेरोजोइक। दो वर्ड अगेन, एक वर्ड है फेनेरा, ठीक है, दूसरा वर्ड है जोइक। हाँ, व्हाट इज फेनेरा? मल्टी। प्रोटेरा का मतलब यूनि नहीं था, फेनेरा का मतलब मल्टी कैसे होगा? वर्ड याद रखो, आगे भी काम में आएगा, ठीक है। सो आई हैव फेनेरोजोइक, फेनेरा इज विजिबल। इसके पहले ही मैंने आपको कहा प्रोटेरोजोइक की लाइफ कैसी है? माइक्रोस्कोपिक है। कैन यू सी इट विथ नेकेड आई? नो। थैंक यू। ये एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी था, अगर नहीं देते तो वो माइक्रोब्स नेकेड आई से दिख जाते। डू यू हैव एनी स्पेशल लेंस? I have multiple list of questions to ask you. चलो, so I come to Phanerozoic. Fine. So I have form of life which is visible to naked eye. Now why this life is going to be visible to naked eye? क्योंकि यूनिसेल्युलर थी ना, मल्टीप्लाई हुए सेल्स, टिश्यू बने, पूरा एक ऑर्गन बना, बॉडी बनी। सो अल्टीमेटली यहां पर जो आपकी लाइफ होगी इट विल बी विजिबल। क्लियर? तो जो भी फॉसिल रिमेन्स आप कलेक्ट करेंगे, अगर आप प्रोटेरोजोइक के फॉसिल रिमेन्स कलेक्ट करेंगे तो देयर यू विल फाइंड ओनली बैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर लाइफ। और अगर आप फेनेरोजोइक के रिमेन्स कलेक्ट करेंगे तो यू विल फाइंड सम विजिबल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। क्लियर? सो ये विजिबल फॉर्म ऑफ लाइफ जो है, it comes into existence at around 540 million years ago. ठीक है, वेरी रिसेंट फिनोमेना, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। नाउ वंस आई कम टू फेनेरोजोइक इयन, अब मैं क्या करूंगा, फेनेरोजोइक को डिवाइड करूंगा इन एरा एंड फर्दर इनटू पीरियड्स। लास्ट बेंच, इज इट रीडेबल? ये पढ़ के बताओ। वैसे भी तुम्हारा ध्यान है नहीं, फिर भी मेरे लिए ये पढ़ के बता दो, मैं उतना जूम कर दूंगा। ये तक रीडेबल है नहीं है? सो आई हैव इयन एज फेनेरोजोइक। अब ये जो फेनेरोजोइक इयन है, इसको मैंने डिवाइड करना है 3 एरा में, 1 2 3, ठीक है। 3 एरा कौन कौन से है? सबसे पहला एरा है दैट इज पैलियोजोइक।
दूसरा एरा होगा दैट इज मेसोजोइक, और तीसरा एरा होगा दैट इज सेनोजोइक। अगेन वर्ड समझ लेंगे। हिस्ट्री हुआ, हाँ पैलियो, पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है? ओल्ड स्टोन एज, है ना। तो यहां पर हम लोग पैलियो का मतलब क्या कहेंगे? दिस इज ओल्ड फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। दिस इज मिडिल फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड दिस इज न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ। सेनो इज न्यू, ठीक है। पैलियो इज ओल्ड, मेसो इज समवेयर इन द मिडल एंड सेनो इज न्यू। तो हम किस फॉर्म ऑफ लाइफ में फिट होंगे? सेनोजोइक। कौन से इयॉन में हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं? वी आर इन पार्ट ऑफ फेनेरोजोइक इयॉन, सेनोजोइक एरा। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब ये जो फेनेरोजोइक इयॉन है, एक मेरा एक्सप्रेशन समझो, फिर यहां पर वापस आऊंगा। नए साल की शुरुआत जनवरी के महीने में होती है, सही या गलत? नए साल की शुरुआत 1 जनवरी को होती है, सही या गलत? सही। नए साल की शुरुआत 1 जनवरी को 12 बजने पे होती है। तीनों एक ही चीज है ना, ठीक है। सो फेनेरोजोइक इयॉन की शुरुआत पैलियोजोइक एरा से होगी। कैन आई से दैट? फेनेरोजोइक इयॉन की शुरुआत मैंने क्या कहा? पैलियोजोइक एरा से। पैलियोजोइक एरा का सबसे पहला जो पीरियड है, इट इज कैम्ब्रियन पीरियड। व्हाट आई एम सेइंग? फेनेरोजोइक की शुरुआत कब हुई? पैलियोजोइक से। पैलियोजोइक का सबसे पहला पीरियड कौन सा है? कैम्ब्रियन पीरियड। तो क्या मैं ये कहूं फेनेरोजोइक की शुरुआत कैम्ब्रियन पीरियड से होती है? हो गई? करताय पोरं, मला कळत नाही मी झोन मध्ये आहे की तुम्ही झोन मध्ये आहे. क्लियर? I have very first period, that is कैम्ब्रियन पीरियड, जब मुझे विजिबल फॉर्म्स ऑफ लाइफ दिखाई देते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले विजिबल फॉर्म्स ऑफ लाइफ कब आए, कौन से पीरियड में आए? कैम्ब्रियन पीरियड. कौन से एरा में आए? पैलियोजोइक में. कौन से इयॉन में आए? फेनेरोजोइक में. क्लियर? अब यहां से एक अगला वर्ड समझो. इट इज कॉल्ड एज कैम्ब्रियन explosion. Now when I use word explosion, I am not talking about any literal explosion. Here we are indicating the change, a sudden change in the kind of life we have. So when I use word Cambrian explosion, I am saying that there is sudden evolution of life. इसके पहले जो लाइफ थी वो कैसी थी? माइक्रोस्कोपिक. आप प्रोटेरोजोइक में थे ना, माइक्रोस्कोपिक लाइफ थी. जैसे ही मैं कैम्ब्रियन पीरियड में पहुंचा तो सडनली लाइफ फॉर्म्स चेंज हुए. तो सडन लाइफ फॉर्म में चेंज ये होता है कि नाउ आई हैव अबंडेंट ऑफ लाइफ. और ये जो अबंडेंट ऑफ लाइफ है, दिस लाइफ इज हाउ? दिस लाइफ इज विजिबल ऑल्सो. इस लाइफ की बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है. वेरी डाइवर्स लाइफ. क्लियर? कुछ तो एक सडन चेंजेस हुए होंगे. वी आर नॉट सपोज टू गो इनटू दोस चेंजेस. वी विल जस्ट से there are these changes, and as a result of these changes we have what? Abundant life forms coming into existence. कौन से पीरियड में ये abundant life form existence में आए? तो ये आए कैम्ब्रियन पीरियड में existence में.
क्लियर? और इसी फिनोमिना को मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि ये क्या हुआ, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। ठीक है, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ। इंटरेस्टिंगली इनफ अभी भी जो लाइफ है इट इज लिमिटेड टू वाटर। लाइफ अभी भी पानी में है। ठीक है, डिड आई टेल यू द माइग्रेशन ऑफ लाइफ टू लैंड? कभी भी नहीं बताया मैंने। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑल्सो कि जो लाइफ पानी में है वो लैंड पे कैसे आएगी। सो फॉर दिस पर्टिकुलर फिनोमिना आई विल हैव टू हैव चेंजेस इन द मार्जिनल सीज। जो सीज की मार्जिन के रीजन्स है, मान लो ये एक वाटर बॉडी है, ठीक है, यहां पर लैंड है, राइट? तो यहां पर भी लाइफ है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अंदर की लाइफ तो लैंड पे नहीं आएगी। ये जो मार्जिनल एरियाज की लाइफ है इट विल ओनली कम ऑन लैंड। और इसकी फिनोमिना के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चेंज होना चाहिए सी लेवल में या वाटर की लेवल में। वाटर की लेवल कम हो गई तो ये जो पूरा रीजन है दिस बिकेम व्हाट, दिस बिकेम अ स्वैम्प। जब आप एनवायरमेंट पढ़ेंगे, एनवायरमेंट में यू विल लर्न वन टर्म दैट इज इकोटोन। इकोटोन इज नथिंग बट इट इज ट्रांजिशनिंग इकोसिस्टम। What is so special with reptiles? Reptiles, yeah, amphibians to be very specific. They can survive in land as well as water. तो ये amphibians आए कैसे और उनके फेवरेट ग्राउंड्स क्या होंगे? स्वैम्प्स होंगे। ठीक है, कि स्वैम्प में उनका इवोल्यूशन हुआ करके वो लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे पानी से जमीन के ऊपर अगर लाइफ लेकर आनी है तो मुझे क्या डेवलप करने पड़ेंगे? स्वैम्प। तो ये जो पानी की लाइफ है सबसे पहले सीखेगी किसमें? स्वैम्प में सर्वाइव करना। ठीक है, आई विल गिव यू रियल लाइफ एग्जांपल। जून 2025 तक की आपकी लाइफ वो एक इकोसिस्टम थी। दिसंबर 2025 के बाद की आपकी लाइफ वो एक डिफरेंट इकोसिस्टम होगी। नाउ इन दिस 6 months यू आर इन अ फेज ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, समझ में ही नहीं आ रहा है ना क्या हो रहा है, राइट? सो आई हैव लाइफ विच इज कमिंग आउट ऑफ वाटर, फर्स्ट एडजस्टिंग टू स्वैम्प। और जैसे ही ये स्वैम्प में एडजस्ट होगी देन ओनली इट विल मूव टुवर्ड्स व्हाट? लैंड। क्लियर? ट्रांजिशन ऐसा है। सबसे पहले जो ट्रांजिशन होगा प्लांट्स का होगा कि एनिमल्स का होगा? एनिमल्स का। जमीन पे जाने के बाद खाएंगे क्या? है कहां प्लांट जमीन पे? अरे लॉजिकली पहले ट्रांजिशन होना चाहिए प्लांट्स का, प्लांट्स के पीछे जाएंगे एनिमल्स। ठीक है, तो पहले प्लांट्स आएंगे लैंड पे, ठीक है, and then following these plants amphibians will follow and these amphibians then will evolve as terrestrial animals. इस प्रकार से आपका इवोल्यूशन हुआ। एंड कैम्ब्रियन में मेरे पास लाइफ जो है मोस्टली ये लाइफ डोमिनेट कहां पर कर रही है? पानी में ही है कैम्ब्रियन पीरियड की। फिर धीरे धीरे जैसे टाइमलाइन बढ़ते जाएगी लाइफ कहां पर आती जाएगी? जमीन के ऊपर भी आती जाएगी। क्लियर? एवरीवन क्लियर विद दिस? कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन क्या है, लाइफ का इवोल्यूशन क्या है? यहां तक अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लो एक बार। फंडामेंटल्स अपने क्लियर हो गए। क्लियर? यहां से आगे फिर डिस्क्रिप्शन है। आई हैव नथिंग टू एक्सप्लेन, नथिंग टू टेल यू। बस ये पीरियड है, इसका ये फीचर है। क्लियर? बैक देयर जिनका ध्यान है। सो कैम्ब्रियन के बाद आई एम नॉट मच कंसर्न विथ ओर्डोविशियन। ठीक है, ओर्डोविशियन पीरियड में भी कोई बहुत सिग्निफिकेंट फिनोमिना हमारे रेफरेंस के लिए नहीं है। सिल्यूरियन में भी कोई बहुत ज्यादा फिनोमिना नहीं है। डेवोनियन पे आते हैं। डेवोनियन में वी हैव वन वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन।
बाय डेवोनियन मच ऑफ लाइफ हैज कम ऑन टू लैंड. लैंड के ऊपर तो लाइफ के फॉर्म्स आपको दिखाई देते हैं. बट ये जो डेवोनियन पीरियड है, डेवोनियन पीरियड के लिए वी यूज अ टर्म कि ये क्या है, एज ऑफ फिशेस या पाइसेस भी कहा जाता है. दोनों ही टर्म आप यूज कर सकते हो. आई एम नॉट टिपिकली रेफरिंग टू फिशेस, आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट एक्वेटिक लाइफ. तो ये जो पूरा डेवोनियन पीरियड है, दिस डेवोनियन पीरियड इज नोन फॉर डोमिनेंस ऑफ लाइफ इन वाटर्स. तो पूरे अर्थ के ऊपर बहुत डोमिनेंट लाइफ आपको दिखाई देगी, बहुत डाइवर्स लाइफ दिखाई देगी, अबंडेंट लाइफ दिखाई देगी. कहां पे? पानी में. और इसीलिए डेवोनियन पीरियड को मैं टर्म यूज करूंगा कि ये क्या है, दिस इज एज ऑफ फिशेस. याद रहेगा. कैम्ब्रियन पढ़ा, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, लाइफ एग्जिस्टेंस में आई. ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन का अपने को कोई काम नहीं है, वी डायरेक्टली जंप टू डेवोनियन. और डेवोनियन में आई हैव डोमिनेंस ऑफ फिशेस, दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज एज ऑफ फिशेस. क्लियर. अब डेवोनियन के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड in the geological history of the earth, that is Carboniferous period. ठीक है. तो ये जो Carboniferous period है, इसका मल्टीपल टाइम्स हम लोग रेफरेंस लेंगे. दिस Carboniferous period is known for formation of coal across the globe. Worldwide एक्सेप्ट इंडिया, जितने भी कोल की रिजर्व्स आपको मिलते हैं, ऑल ऑफ दीज रिजर्व्स आर फॉर्म्ड इन कार्बोनिफेरस पीरियड. ठीक है. फिर सवाल ये भी आएगा कि ये कोल बनता कैसे है. ठीक है. तो कोल के बनने की बहुत सिंपल प्रोसेस या फॉर्मेशन समझो. आई नीड a very hot and humid climate. ठीक है. कोल के फॉर्मेशन के लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड. इस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में एग्जिस्ट करेगी बहुत डेंस वेजिटेशन. इसको याद रखो, बिकॉज whenever we talk about coal formation, अगर कोल्डर रीजन में आपको कहूं कि कोल फॉर्मेशन हो रही तो क्या कहेंगे? गलत है. ठीक है. कोल्डर रीजन में या कोल्ड क्लाइमेट की कंडीशन में कोल की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट की कंडीशन में आपको डेंस वेजिटेशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. इमेजिन अ वेजिटेशन काइंड ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. ठीक है. तो अगर ऐसा डेंस वेजिटेशन है जो कि मुझे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ही मिलेगा, इसी से कोल की फॉर्मेशन होगी. देयर इज वन मोर थिंग आई रिक्वायर फॉर कोल का फॉर्मेशन, कि मेरे पास कोई एक वाटर सोर्स होना चाहिए. ठीक है. तो मेरे पास एक वाटर सोर्स लेट अस से रिवर की फॉर्म में है. व्हाई आई एम टेकिंग रिवर, इंडिया के कोल के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे पास रिवर थी. रिवर के सराउंडिंग में आई हैड अ वेरी डेंस फॉरेस्ट का पैच. रिवर को फ्लड आया, क्या हुआ? जो फॉरेस्ट है, ऑल ऑफ दैट फॉरेस्ट गॉट सबमर्ज्ड. ठीक है. और ये जो फ्लड है, फ्लड के कारण जो भी सेडिमेंट जमा होगी, यहां पर आपकी फॉरेस्ट की वेजिटेशन है, इसके ऊपर क्या जमा हो गया? सेडिमेंट जमा हो गया. सेडिमेंट का तो सर ना सॉइल, अभी के लिए सॉइल समझ लो उसको, कि वो पानी के साथ जो मिट्टी आती है उसको हम लोग कहेंगे सेडिमेंट. ठीक है. तो ये पूरा सेडिमेंट, हैव यू नॉट ऑब्जर्व कि जब फ्लड आता है, ठीक है, अगर आपके इलाकों में पानी भर गया, व्हेन वाटर रिसीड्स इट लीव्स बिहाइंड व्हाट? मड और सेडिमेंट. तो जैसे ही यहाँ पे फ्लड आया, पूरा भर गया और ये सारा इलाका सेडिमेंट से जमा हो गया. तो आपके जो फॉरेस्ट थे, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट, ये अब किसके नीचे दब गए? सेडिमेंट के नीचे दब गए या मिट्टी के नीचे दब गए. क्लियर. अभी भी कोल को अगर एक्सट्रैक्ट करना हो तो मिट्टी ही निकाल के एक्सट्रैक्ट करो. ठीक है. उल्टा भी ध्यान में रखो. बोर होता है, फटीग,
नहीं, थोड़ा सा। आज बहुत ही बहादुरी का काम किया तुम लोगों ने। तो यहां पर आपकी सॉइल है एंड हियर आई हैव वेजिटेशन। दिस विल गो ऑन डिकम्पोजिंग, डिके होते रहेगा। ठीक है, ये जो पूरा प्लांट का मैटर है डिके होते जाएगा और एक स्टेज आएगा कि ये डिके हो के क्या बनेगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कोल। बहुत स्लो प्रोसेस है, इट विल टेक यू मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर फॉर्मेशन। क्लियर? और जितनी भी वर्ल्ड वाइड कोल की फॉर्मेशन है ये सारी ही कोल की फॉर्मेशन कब हुई? कार्बोनिफेरस पीरियड में। और जब मैं कार्बोनिफेरस पीरियड का रेफरेंस देता हूं तो आई एम गोइंग बैक टू अराउंड 359 मिलियन ईयर्स अगो। लुक एट द टाइम स्केल। कोल की फॉर्मेशन की स्टेजेस भी समझ लो। कैन यू टेल मी क्वालिटी ऑफ कोल? वर्स्ट क्वालिटी कोल पीट, उससे बेहतर लिग्नाइट, देन आई हैव bituminous, and lastly I have anthracite. All these formations are through a same process. What I am saying? All of these formations are through a same process. कि एक बार सारा फॉरेस्ट सॉइल के नीचे चला गया, डिकम्पोजिशन शुरू हुआ। डिकम्पोजिशन का पहला स्टेज है दैट इज पीट। इफ आई गिव यू अ पैरेलल टू पीट, गोवऱ्या कळतं? गोवऱ्या नसेल कळतं, कावडंग केक कळत असते? यू पीपल आर हायली अर्बन अँड अँग्लिसाइज्ड. ठीक आहे, जर तुम्हाला गोवऱ्या नाही कळत आहे, आणि आय थिंक सगळ्या एरियामध्ये गोऱ्याच म्हणतात ना. हा, if you take that cow dung cake and you break it, you will find that there is still some vegetation left over. ठीक है? So if you take peat, तो पीट में आपको उस समय के जो भी प्लांट्स है उस प्लांट्स के थोड़े बहुत रिमेन्स दिखाई देंगे, क्योंकि डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं हुआ है. जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होते जाएगा, द नेक्स्ट स्टेज इज गोइंग टू बी लिग्नाइट. डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के साथ दो चीजें होती है. एक, इसके अंदर का मॉइस्चर कम होते जाएगा, कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा. तो अगर आप पीट को देखो, पीट होता है हल्के भूरे रंग का. ये हिंदी में आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रे कलर, अ वेरी लाइट ग्रे कलर. ठीक है, हिंदी हमारा भूरा और हिंदी का भूरा इज डिफरेंट. सो आई हैव लाइट ग्रे कलर हियर. थोड़ा सा कार्बन का कंटेंट बढ़ा तो और थोड़ा सा ऐश ग्रे कलर आपको लिग्नाइट में दिखाई देगा. कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ा, दिस इज डार्क, अब ब्लैक की तरफ ये जा रहा है. दिस विल बी वेरी पिच ब्लैक कलर. कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट है. पानी का कंपोनेंट कम होते जाएगा. जितने ज्यादा समय के लिए ये प्रोसेस होगी उतनी अच्छी आपकी कोल की क्वालिटी होगी. याद रहेगा, जितने ज्यादा समय के लिए ये प्रोसेस होगी उतनी अच्छी आपकी कोल की क्वालिटी है. तो वर्ल्ड वाइड कोल के डिपॉजिट्स बनते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड में, और इसीलिए वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द एरियाज में, आप यूरोप के कुछ इलाके ले लो, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इवन यूएसए, यहां पर जो कोल पाया जाता है इट इज हाईएस्ट क्वालिटी का कोल, हाईएस्ट ग्रेड का कोल, दैट इज एंथ्रेसाइट. क्योंकि ये सारा ही कोल कब बना था? कार्बोनिफेरस पीरियड में बना. लेकिन इंडिया के जो कोल के फॉर्मेशंस हैं ये कार्बोनिफेरस पीरियड के नहीं हैं. इंडिया के कोल के फॉर्मेशंस हैं पर्मियन पीरियड के, एंड दैट चेंजेस द सीन. क्या होगा? इंडिया का कोल एंथ्रेसाइट ग्रेड का नहीं है. Most of the Indian coal is of bituminous quality.
व्हाट इज अ चैलेंज हियर, प्रॉब्लम क्या होगी? इंडिया के पास जो कोल के रिजर्व्स है, जो एनर्जी रिजर्व्स है, दे आर लेस एफिशिएंट। कार्बन कंटेंट कम है ना, हीट कम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, पानी का कंटेंट ज्यादा है, एफिशिएंसी भी नहीं आएगी मॉइस्चर अगर कंटेंट ज्यादा होगा तो। सो इंडिया क्या करता है? एंथ्रेसाइट कोल को इंपोर्ट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारा डोमेस्टिक कोल अवेलेबल नहीं है, वी स्टिल हैव गुड अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक कोल अवेलेबल, बट वो हमारी जो हाई हीट की रिक्वायरमेंट जहां जहां पर होती है, स्मेल्टिंग यूनिट का था, व्हाट आर स्मेल्टिंग यूनिट्स? मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए जो यूज किया जाता है, फर्नेस जो होती है, राइट, ओर को हम लोग बर्न करते हैं, उसमें से मेटल निकालते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग। 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड की साइंस की एनसीईआरटी रेफर करना, स्मेल्टिंग की पूरी प्रोसेस दी है, ठीक है। कहां पर था मैं? हाँ, इंडिया इज इंपोर्टिंग कोल, बट कौन सी ग्रेड का कोल इंपोर्ट कर रहा है इंडिया? एंथ्रेसाइट ग्रेड का, क्योंकि इंडिया का जो कोल बना मोस्टली पर्मियन पीरियड का कोल है और ये है बिट्यूमिनस ग्रेड में, ठीक है। अब कोल की फॉर्मेशन की प्रोसेस मैंने बताई, तो उसमें मैंने रिवर का जिक्र किया, ठीक है। यू आर फ्रॉम चंद्रपुर, विच एरिया? ओके, यू आर बैक साउथ। एनीबडी एल्स फ्रॉम चंद्रपुर? काल होता अजून 2-3 लोक होते. एनीबडी फ्रॉम वरोरा, भद्रावती, बल्लारपूर? कौन इज यू आर फ्रॉम गोल्ड? अगेन यू आर वेरी साउथ. चंद्रपूर सिटी? एनीबडी चंद्रपूर सिटी? नहीं. यवतमाळ, वणी, यवतमाळ, पुसद, वणी. हाँ, बताओ रिवर बताओ. Which river I am talking about? If I go to Vani, which river I am talking about? Major river, Badi river. What Vani is known for? Do you have coal mines? नहीं. You have a river, Vardha. ठीक है. If you go to these districts, Chandrapur and Yavatmal, so we have this river Vardha, which is a tributary of Godavari. और इस रिवर के दोनों साइड में इंडिया के फाइनेस्ट ऑफ द कोल डिपॉजिट्स है. बहुत बड़े बड़े कोल रिजर्व्स है. सो दैट इज वन कि अगर आप चंद्रपुर सिटी में जाएं, अगर चंद्रपुर सिटी या चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट या उस पूरे रीजन के जितने भी कोल रिजर्व्स है उनको देखें तो ऑल ऑफ द कोल रिजर्व्स आर अलाइंड अलोंग दिस रिवर. ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द कोल डिपॉजिट्स दे आर ऑलवेज फाउंड अलोंग द रिवर बैंक्स इन इंडिया. ठीक है. तो महानदी की बात होगी जब भी हम लोग कोल की बात करेंगे, तो महानदी की ट्रिब्यूटरीज और महानदी इटसेल्फ उसके सराउंडिंग में आपको कोल मिलेगा. इवन इफ यू से गो टू गोदावरी, गोदावरी के निचले इलाकों में जाओगे आंध्र प्रदेश में वगैरह, तो गोदावरी के दोनों बैंक्स में यू हैव कोल की फॉर्मेशंस. सो दैट इज हाउ यू ऑल्सो रिमेंबर कि ये जो रिवर्स है, वाई रिवर्स आर बीइंग डिस्कस्ड, कि बार बार मैं रिवर का रेफरेंस क्यों दूंगा, क्योंकि हर एक कोल रिजर्व के बारे में हम लोग रिवर का रेफरेंस क्यों दे रहे. तो कोल की फॉर्मेशन इटसेल्फ इज अराउंड समटाइम्स रिवर. क्लियर. तो वहां पर वो रेफरेंस आएगा. क्लियर यहां तक पर्मियन पीरियड तक. आई डू नॉट हैव मच टू डिस्कस फॉर पर्मियन. देन आई मूव फॉरवर्ड टू ट्रायसिक. ठीक है. मेसोजोइक एरा में, ट्रायसिक में भी मेरे पास कुछ बताने के लिए है नहीं. स्टोरी है जुरासिक की जो सबको पता है. ठीक है. तो जुरासिक पीरियड इज द जियोलॉजिकल पीरियड इन द लाइफ ऑफ द अर्थ कि जहां पर मुझे दिखाई देते हैं डायनासोर्स. राइट. नाउ इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड वाइड डायनासोर्स जो है डोमिनेट करते हैं जुरासिक में. इंडिया में जो डायनासोर्स है दे डोमिनेट इन क्रेटाशियस. ठीक है. जुरासिक के बारे में समझ गए. बात करते हैं क्रेटाशियस की. सो व्हेन आई यूज वर्ड Cretaceous, Creta,
What do I mean by creta? I am talking about chalk. ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में चॉक के लिए वर्ड यूज किया जाता है क्रेटा। चॉक क्या होता है? It is limestone. So when I am talking about Cretaceous period, I am talking about a period in which I have formation of limestone. Worldwide, most of the limestone की जो formations होती है, it takes place in Cretaceous period. ठीक है, अब यहाँ पे फिर इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये भी है कि ये लाइमस्टोन की फॉर्मेशन होती कैसे है। सो लाइमस्टोन की फॉर्मेशन हमेशा हमेशा होगी मराइन एनवायरनमेंट में। व्हाट डू आई मीन बाय मराइन एनवायरनमेंट? सी, ओपन सीज का जो एनवायरनमेंट होगा उसमें लाइमस्टोन्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, व्हाई आई एम मेंशनिंग इट सो स्पेसिफिकली? क्योंकि होती है। ठीक है, बट इसके ऊपर सवाल भी था किसी एक एग्जाम में। नाउ आई हैव मराइन एनवायरनमेंट, और इस पर्टिकुलर टाइमलाइन में जितने भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स है या मोस्टली मराइन एनवायरनमेंट्स हैं, ओशन के सरफेस पे आई हैव डोमिनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। एक बहुत स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का डोमिनेंस इस क्रेटेशियस पीरियड में हमें दिखाई देता है। फोरामिनीफेरा का स्थान, फोरामिनीफेरा ठीक है, बहुत टेक्निकल हो जाएगा फोरामिनीफेरा वगैरह। आई जस्ट रेफर टू अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज ऊलाइट। ठीक है, ये जो ऊलाइट्स है कैसे माइक्रोब्स है? सो इनका सेल है एंड इनके सराउंडिंग में एक कवर है। दे आर लाइक एन एग, टाइनी लिटिल एग। ठीक है, अंदर सेल है, बाहर ये पूरा एक कवर बना है एंड दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो उसको हम लोग, ये ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं ऊलाइट। इफ यू वांट टू सी, आज मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा लग रहा है तुम लोग का, किसी भी चीज को ना नहीं बोल रहे हो। हाँ, काय झालं? नेट गेलाय, ते चालू आहे का? तुम्हाला नाही, तिकडे चालू आहे का? नाही सर, इथं बघितलं मॅडम, ते बंद आहे ना? इथे बंद आहे पण तिथे सुरू मॅडम नेटच नाही आहे इथे, तर काय होणार आहे? चलो तुम ही गूगल कर लो ऊलाइट। हाँ, एक इंटरनेट कनेक्शन कैसे आता है इसका? दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, दिस आर ओलाइट्स। ठीक है, तो एक सेल है
उसका आउटर लेयर है कैल्शियम कार्बोनेट का, और जैसे ही ये कैल्शियम कार्बोनेट का आउटर सेल वाला ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा, जनरली ये एग्जिस्ट कहां पर करता है, आपके सरफेस के ऊपर। क्लियर? बहुत कम लाइफ होती है इसकी। डेड हुआ, डेड होने के बाद क्या होगा, डेड होने के बाद इट विल गेट डिपॉजिटेड एट दी बॉटम। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये कंटिन्यूअसली बॉटम में डिपॉजिट होता है, और जैसे ही ये बॉटम में डिपॉजिट हुआ तो ये आपके किसके डिपॉजिट्स हो गए, चॉक के या लाइमस्टोन के। तो मुद्दा ये है, ये इतने डिटेल में बताने का रीजन यही है कि जहां जहां पर लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स आपको दिखाई दे, उसका मतलब यह है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री में वो पर्टिकुलर रीजन कहां पर था, अंडर सी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। यू विल हैव गुड अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन फॉर्मेशंस इन राजस्थान। जब हम इंडिया की जियोग्राफी की बात करेंगे, वी विल रेफर टू दैट कि राजस्थान का बहुत बड़ा इलाका किसी जमाने में कहां पर था, अंडर सी था। यू विल हैव गुड अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन फॉर्मेशंस इन आंध्र प्रदेश। विंध्य माउंटेन के रीजन्स में आपको लाइमस्टोन की फॉर्मेशन दिखेगी। तो इन सारे ही इलाकों में वी ऑलवेज हैड मराइन कंडीशंस। ठीक है। एक्चुअली ऐसे ही से वो सवाल पूछा भी गया था कि वो राजस्थान में लाइमस्टोन की फॉर्मेशंस क्यों दिखाई देती है, तो वहां पर उसका रीजन था कि राजस्थान वंस अपॉन अ टाइम वाज अंडर मराइन कंडीशंस। ठीक है। कहाँ क्या चल रहा था अपना, क्रेटेशियस तक? ठीक है एवरीवन। ठीक है। अब ये जो क्रेटेशियस है उसका एंड भी ध्यान में रखो, 65.5 मिलियन ईयर्स अगो। अब जैसे ही क्रेटेशियस पीरियड खत्म होता है, यहीं पर एक और इवेंट होती है जिसको कहा जाता है डेक्कन वोल्केनिक एपिसोड। क्या समझे? जो आपका डेक्कन प्लाटू है उसकी जो फॉर्मेशन होती है, इट विल बी एट द एंड ऑफ क्रेटेशियस पीरियड एट अराउंड 66 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स और हॉटस्पॉट की बात करेंगे तब फिर से एक बार इस डेक्कन वोल्केनिक एपिसोड की डिटेल्स देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली होता है। एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना यहाँ पर यह भी होती है, इस पर्टिकुलर वोल्केनिक इरप्शन में से बहुत बड़े पैमाने पर ऐश बाहर निकलती है, और वो ऐश के कारण अगेन अर्थ के ऊपर क्लाइमेट चेंज होता है। ऐश इतनी ज्यादा है कि अगर आप जियोलॉजिकल फॉर्मेशन देखो, सो जनरली हम लोग हिस्ट्री को कैसे, जियोलॉजिकल हिस्ट्री को कैसे स्टडी करते हैं, यू गो ऑन डिगिंग डीपर। ठीक है। ये जो निचली लेयर्स है, दे आर व्हाट, दे आर ओल्डर लेयर्स। ये आपकी आज की लेयर है। क्लियर? तो यहां पर जब मैं 66 मिलियन ईयर्स अगो की लेयर वर्ल्ड वाइड देखता हूं, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। ये पूरा जो रॉक का स्ट्रक्चर है, अलग अलग टाइम पीरियड के रॉक्स है। तो यहां पर ये जो रॉक है, क्रेटेशियस की एंड की हम लोग बात करें। ठीक है। तो क्रेटेशियस पीरियड की एंड में जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, उस वोल्केनिक इरप्शन में से क्या निकली बाहर, बहुत बड़े पैमाने पे ऐश पूरे एटमॉस्फेयर में फैलती है, और पूरे एटमॉस्फेयर में फैलती तो है, सभी जगहों पर वो डिपॉजिट भी होती है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड आपको यहां पर एक ऐश की लेयर रॉक स्ट्रक्चर्स में दिखाई देती है। क्लियर? एंड दिस ऐश की लेयर इज देन टर्म्ड एज केटी बाउंड्री। याद रहेगा? नहीं रहेगा? ध्यान में रखो। ठीक है, कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज केटी बाउंड्री। क्रेटेशियस पीरियड का जब एंड होता है, यू आर गोइंग क्रेटेशियस से आगे ना, तो इसको बताने के लिए वी आर टेलिंग दैट ऐश का बाउंड्री। क्लियर? क्योंकि ये यूनिक फिनोमेना है। ऐसे कभी नहीं होता कि कोई भी जियोलॉजिकल इवेंट हुई और उसके जो रिमेन्स है, उसके जो सिम्टम्स है, वो आपको वर्ल्ड वाइड हर जगह पे मिले।
दैट इज वाई दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केटी बाउंड्री वाला पॉइंट। क्लियर? नाउ एक्चुअली वो केटी बाउंड्री का सवाल कहां पर आएगा पता है कि यूपीएससी नहीं पूछेगी, एमपीएससी पूछेगी करके एडिशनली बता के रखा है। वंस आई एम डन विथ क्रेटेशियस पीरियड वी एंटर सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरा के जो पीरियड्स है पैलियोजिन, नियोजिन एंड क्वाटरनरी। नियोजिन के लिए आई कैन ऑल्सो हैव वन मोर टर्म दैट इज टर्शरी। ठीक है, टर्शरी पीरियड, और टर्शरी के बाद लॉजिकल क्या है? क्वाटरनरी पीरियड। ठीक है, इफ आई गो टू दिस पर्टिकुलर टाइमलाइन इयोसिन टू मियोसिन, इसको देखो मैं जूम आउट करता हूं थोड़ा, दिस टाइमलाइन इयोसिन टू मियोसिन, ये टाइमलाइन है आपके हिमालय के फॉर्मेशन की। ठीक है, स्पेसिफिकली ये टर्शरी पीरियड में ज्यादा फॉर्मेशन होती है, यहां से शुरू हो जाती है, बट मेजर फॉर्मेशन कहां पर है? इस पर्टिकुलर पीरियड में। फाइन, मियोसिन के आसपास। यहां से आगे चलेंगे, टर्शरी पीरियड याद रहेगा सबको? टर्शरी पीरियड किसके लिए जाना जाएगा? टर्शरी पीरियड हिमालयाज की फॉर्मेशन के लिए। द लेटेस्ट पीरियड कौन सा है? लेटेस्ट पीरियड क्वाटरनरी पीरियड। फाइन, ये जो क्वाटरनरी पीरियड है इसकी शुरुआत बताओ कब होती है? टाइमलाइन देख के 2.6 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 26 लाख साल पहले। इफेक्टिवली 2.6 मिलियन कितना हुआ? 26 लाख ही हुआ ना। 26 लाख ईयर्स अगो देयर इज अ स्टार्ट ऑफ क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। अगर आप क्वाटरनरी पीरियड की इपोक को देखो, एक इपोक है दैट इज प्लीस्टोसीन इपोक। फाइन, दूसरा इपोक है दैट इज होलोसिन इपोक, और एक डिस्कशन चल रहा है दैट इज एंथ्रोपोसिन। फाइन, so when I talk about Pleistocene epoch, I am going back to time of around 2.6 million years ago। वहां से लेके 26 लाख साल पहले से लेके 11,700 साल पहले तक के इपोक की मैं बात कर रहा हूं। फाइन, टाइमलाइन समझ गई? 26 लाख साल पहले से 11,700 साल पहले, मतलब हम हमारे एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इसके आगे जो कुछ भी होगा, आपकी जो हिस्ट्री होगी किस इपोक में होगी? होलोसिन में होगी मेजरली। क्लियर? Now, when I talk about Pleistocene epoch, this Pleistocene epoch is known for the last ice age on the surface of the earth. Ice age बता चुका हूं, क्या होता है ice age? अरे अल्बिडो, क्लाइमेट फोर्सिंग, हमने बात करी थी कि कुछ एक चेंजेस होंगे, और उन चेंजेस के कारण व्हाट विल हैपन? क्लाइमेट ठंडा होते जाएगा। जैसे जैसे क्लाइमेट ठंडा हो रहा है, आई एंटर द फेज ऑफ व्हाट? फेज ऑफ आइस एज। लास्ट रिकॉर्डेड आइस एज जो है अर्थ पे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे है। इफ यू नाउ इंट्रोड्यूस द ह्यूमंस एग्जिस्टेंस में आते हैं। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल प्लीज बताओ। तिथूनच सुरू होतो, ऑप्शनलच तिथून सुरू होतो। अच्छा कोणी? हाँ, I guess you told me ना, you have already read some parts. हाँ, a bit. Okay. Did you read how humans evolved, or you are yet to? Only studied branches and all. Okay, branches and all. ठीक है. So somewhere we have a number कि जो
ह्यूमंस है, आई मे एयर विद दिस नंबर, मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है नंबर, करके तुम लोग को पूछा मैंने. समवेयर अराउंड 5 to 6 lakh year ago it is said that earliest form of humans come into existence. earliest, ठीक है, नंबर लिखो मत, मेरे को श्योर नहीं है, राइट, मैं कंफर्म करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे वो ऐसे मैं रेंज नहीं दे सकता, ह्यूमन की इवोल्यूशन की मैं रेंज नहीं दे सकता, आई विल हैव टू गिव यू स्पेसिफिक नंबर. क्लियर? एंड उसको लेके एक टर्म ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि उसी प्रकार का एक सवाल पूछा भी गया था कि प्रीलिम्स में सवाल आया था कि ये डेनिजोआन की टर्म न्यूज में है, क्या है डेनिजोआन. फाइन. सो सबसे पहला जो ह्यूमन रिमेन है, या सबसे पहला जो ह्यूमन है, क्या नाम है उसका? आई विल टेल. हाँ, यू आर एक्टिंग सो हार्ड. 10th स्टैंडर्ड में था एक्चुअली, यू आर राइट. यू मस्ट हैव लर्न दोज टर्म्स. निएंडरथल पढ़ा होगा, इरेक्टस पढ़ा होगा, ऐसा बहुत कुछ पढ़ा ना. हाँ, वी आर होमो सेपियन. ठीक है. सो व्हाट इज द फर्स्ट ह्यूमन?